8 मंत्रियों का समूह था जिसे अष्ट प्रधान कहते थे। उसी अष्ट प्रधान के जो प्रधान होता था, यानी मराठा साम्राज्य के जो प्रधानमंत्री होता था, उस पद का नाम था पेशवा। पेशवा एक पद थी, कुर्सी थी, उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति को पेशवा बोलते थे। यानी सम्राट मराठा साम्राज्य के जो प्रधानमंत्री होता था, उस पद का नाम था पेशवा। अब ये शोषण जो हम पे हुआ कैसे, इसको थोड़ा समझना होगा। फिर शिवाजी पता ही होगा, उस समय के मुगल सम्राट औरंगजेब से लड़ रहे थे, लेकिन उनकी कम उम्र में कुछ बीमारी से वीर शिवाजी की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उनके जो पुत्र थे, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज फिर से मराठा साम्राज्य के राजा बने। लेकिन उन्हें छल से कैद कर लिया जाता है। उस जमाने के जो दिल्ली सल्तनत के जो औरंगजेब था, और उनकी हत्या कर देता है। लेकिन संभाजी महाराज का भी एक पुत्र है जिसका नाम साहू जी महाराज के नाम से हम लोग जानते हैं। साहू जी महाराज को 8 वर्ष की उम्र में ही मुगल समाज ने कैद बना लिया और कैद बनाया, और संभाजी महाराज को झुकने पर मजबूर किया। कहा कि संभाजी तुम सरेंडर करो, नहीं तो तुम्हारे बेटा को हत्या कर दिया जाए। वो अपने बेटे को बचाने के लिए मुगल साम्राज्य के दरबार में संभाजी जाते हैं और उनको सजाए मौत दिया जाता है। उनके शरीर को काट के भीमा नदी में दहला दिया जाता है और ऐलान किया जाता है कि संभाजी के जो बॉडी है, इसको अगर कोई अंतिम संस्कार किया तो उसे भी यही सजा दिया जाए। पर उस समय भी महार जाति के जो लोग थे, मुगल साम्राज्य के आदेश के बाद भी संभाजी के बॉडी को उन भीमा नदी में से चुन चुनकर उसको अंतिम संस्कार किया गया। अब वहां मराठा साम्राज्य को चलाने वाला कोई नहीं था, लेकिन वीर शिवाजी का एक पुत्र और थे, राजा राम। वो बने वहां के सम्राट। उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी और उनकी बेटा, वो बेटा 10 साल का था, जिसका नाम पड़ा शिवाजी II, शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय की सरकार चल रही थी। इधर औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। औरंगजेब के बाद जब इनके शासन बना तो उसने कहा कि मुगल साम्राज्य को बर्बाद करने के लिए अब साहू जी महाराज के रिहा कर। चूंकि ये रिहा होगा तो वहां राजा बनने के लिए लड़ाई होगी, और ये हुआ भी। जब साहू जी महाराज आते हैं तो राजा कौन बनेगा? ये 10 साल के बेटा बनेगा या एक नौजवान साहू जी बनेंगे। अब दोनों में ही युद्ध हो जाती है और मुगल साम्राज्य जो है 2 भाग में बट जाता है। एक कोल्हापुर सेंटर हो जाती है, जो छोटा शिवाजी द्वितीय होते हैं उनका, और ये जो साहू जी महाराज तब दिन कैद में रहे तो इनको जो है युद्ध कला सीखने नहीं दिया गया। तो जब युद्ध कला या नहीं सीखे और छत्रपति बन गए तो इनका जो पेशवा था, यानी इनका जो प्रधानमंत्री बना, छल से इनको जो है एग्रीमेंट करा लिया कि अब जो है पूरा काम जो है पेशवा ही देखेगा। यानी छत्रपति का जो राजा का जो पद था वो छोटा हो गया और पेशवा का पद जो था वो ऊंचा हो गया। लेकिन जो शिवाजी महाराज का जो वफादार जो सैनिक था, उसने इस चीज को विरोध कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और वही क्योंकि शिवाजी जब लड़ रहे थे उस वक्त सभी जाति के सेना था। जब इस बात को उन लोगों ने विरोध किया कि छत्रपति ही मुक्त होंगे, पेशवा मुक्त नहीं होगा, उस वक्त पेशवा का बोलबाला बन गया। उसने कहा ये कौन लोग हैं? तो कहा कि ये सब महार लोग हैं। कहा कि इसको सेना से बाहर निकालो। उसने जाति संहिता लागू कर दिया, मनुस्मृति लागू कर दिया, और उसने कहा कि शूद्र और महार लोग सेना बनने पर रोक लगा दिया। और रोक ही नहीं लगा दिया जाए, जो हम लोग पढ़ते हैं कि महारों को गले में हाड़ी बांध दिया गया और क्या किया गया, उसके कमर में झाड़ू बंध दिया गया और इतनी इतनाएं दी गई
जो आज भी अगर इतिहास पढ़ लीजिएगा तो आपका खून खौल जाएगा। वो पेशवाओं ने इस तरह की प्रतिबंध लगा दिया कि अब महार जो है सेना नहीं बनेगा, और पेशवा जिसका नाम बाजीराव था, अब बाजीराव के बेटा बाजीराव द्वितीय जब बना तब ये हम लोगों का युद्ध पढ़ने को मिलता है। तब अंग्रेज का आगमन होता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। उस वक्त अंग्रेज सरकार नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात को जाना कि ये जो पेशवा है, ये पेशवा जो प्रधानमंत्री मुगल साम्राज्य का है, इसने महार जाति को निकाल दिया है और सेना बनाने पर रोक लगा दिया है, और विभिन्न तरह के जातीय संहिता लगा के इनको मनोमानव के अधिकार ही छीन लिया है। तो उसने कहा कि हम लोग अलग रेजिमेंट बनाओ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि महार रेजिमेंट के नाम से एक अलग इन्फेंट्री बना और सारे महार सूरवीरों को कहा कि उधर नहीं जाओ, तुम इधर और मेरे सेने में आओ। लेकिन फिर भी अगर इतिहास को अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो महार वफादार थे। अंग्रेज के सेना में बहाली होने से पहले सिद्धिनायक जाता है पेशवा बाजीराव द्वितीय के पास उसके दरबार में और कहता है कि देखो, जो वीर शिवाजी ने जो हम लोग को जो मान सम्मान दिया था, वो मान सम्मान हमको देना चाहते हो तो दे दो, नहीं तो अंग्रेज हमें सेना में बहाली के लिए बुला रहा है। अगर तुम नहीं दिया तो फिर अंग्रेज के हम साथ चले जाए। उसने कहा कि तुम्हारे शूद्र की कोई औकात नहीं है, तुम्हें सेना में हम भर्ती नहीं करेंगे। पेशवा ने ऐसा आदेश जारी द्वारा तब जाके उन्होंने कहा कि अब हम अंग्रेज के जो ईस्ट इंडिया कंपनी में है उसकी सेना में हम लोग बहाली होंगे, और महार रेजिमेंट का उन्होंने नींव रखा और महाराज रेजिमेंट बन गए रहा। उसके बाद एक इतिहास होता है जो पानीपत के युद्ध हम लोग पढ़ते हैं तृतीय, उसमें मुगल साम्राज्य के जो लोग होते हैं वो मराठा साम्राज्य को हरा देता है। पानीपत के तीसरा युद्ध पढ़िए। उसके 20 साल के बाद पुनः पेशवा जो है सेना के एकत्रित करके और वो अपने राज्य को संगठित करने के लिए निकलता है। उसी में ये युद्ध क्या करता है पेशवाओं ने कि जो भीमा नदी के किनार पे चमार रेजिमेंट के मुख्यालय होता है, जहां पे 500 सेना रहते हैं, उस मुख्यालय पर बाजीराव द्वितीय ने हमला करने का आदेश देता है और पेशवा सेना जो होता है वो 25,000 सेना उस पर धावा बोलता है। महार जो रेजिमेंट होता है उसके मुख्यालय पर। लेकिन महार समाज जो होता है उनकी जो बनाई गई कानून जो था जातीय संहिता उससे इतना पीड़ित था, वो सिर्फ लड़ाई जो थी वो अंग्रेजों के लिए नहीं लड़ रहे थे बल्कि वो अपने समाज के अस्तित्व के लिए। और ये मनुवादी व्यवस्था ने जो हमें कहा था ये शस्त्र उठाने लायक नहीं है, ये कायर लोग हैं, वो साबित करने का लड़ाई था कि हम कायर नहीं है, हम ही वो सूरवीर हैं जो मानव जाति को रक्षा कर सकते हैं, हम मानव के अधिकारों को रक्षा कर सकते हैं। इस लड़ाई को लड़ा और नतीजा हुई कि 500 महार सेना ने 25,000 पेशवाओं को मात्र 12 घंटा में उसको गाजल मूली के साथ जैसा काट के छत बिछत कर दिया और वो युद्ध जीत लिया हमारे महार रेजिमेंट के सेनाओं ने। और इतिहास में पढ़िएगा वो विश्व का सबसे खूनी और भयंकर वो युद्ध थी। इतनी लाशें गिरी थी कि चील कौवा जो होते हैं ना गिद्ध, वो लाश लाने में भी कम पड़ गए थे। इतनी 12 घंटे में लाश इतनी खून बही थी। वो हमारे नौजवान में है और वो नौजवान साबित कर दिया कि सत और राजा बनने के काबिलियत हम शूद्रों में है, हम महारों में है, हम तमाम बहुजन समाजों में है। और उस तलवार की खनक का जो गूंज है आज के वर्तमान बहुजन समाज के लोगों को दिल में जिंदा रखना चाहिए और समय समय पर एक प्रक्रम दिखाना चाहिए कि अगर इस देश को जगत गुरु कोई बना सकता है तो वही बहुजन समाज के लोग बना सकते हैं। तुम्हारे अंदर दम नहीं है। आज उस वक्त के प्रधान
प्रधानमंत्री जो पेशवा था और आज का जो प्रधानमंत्री है, हमें लगता है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसने भी मनुस्मृति लागू करना किया था और ये भी लागू करना चाह रहा है, पर उस वक्त इतिहास नहीं था। पर अब मेरे पास इतिहास गवाह है। इतिहास के प्रेरणा से अगर कोई संविधान को बदलने की कोशिश की तो ऐसी जंग होगी कि फिर दुनिया में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा दोबारा कोई लड़ाई नहीं होगा। इस इतिहास को यहाँ के मनुवादी लोग अब हम लोग कमजोर नहीं है। जब चाहेंगे, जब अब तलवार की भी कोई जरूरत नहीं है, अब तो कलम से ही तुम्हें हम हरा देंगे और ऐसा इतिहास लिख देंगे कि आने वाला जो तुम्हारा पुश्ते होंगी वो 7 पुश्ते तुम्हारे इतिहास पर टूटेगा। जय भीम, जय भारत। इतने ही बात बोल के अपनी मेहमानी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय समतम।